ठीक है, ठीक है अमरीश जी, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो नो नॉनसेंस आदमी है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो, उसको कैबिनेट में लेने का क्या क्या मजबूरी हो सकती है, जो खुद अपने बल पे चुनाव जिताते हैं पार्टी को, पार्टी जिनके नाम पर है। ऐसे शख्स को रखने से तो पार्टी की ही बदनामी होती है और खुद उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे शख्स को लेने की, और वो आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, और उसका बेटा कुछ दिनों बाद कांड कर देता है। देखिए, ये जाति समीकरण की वजह से आए हैं। ब्राह्मणों का मामला था, ब्राह्मण नाराज है, ये मैसेज जा रहा था। जो भी सलाहकार उनके थे, जो भी उन लोगों को सलाह दी गई सरकार को, उस लिहाज से इनको रखा गया। कोई इनकी कोई अलग से प्रतिभा हो, ये मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके कि जाति समीकरण को ये एक तरीके से उस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो रंग ढंग दिखा है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक माना जा सकता है। पर अब उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने रब रखा वो तो सवाल समझा जा सकता था। अब 24 घंटे करीब करीब होने जा रहे हैं जब, तो उन मंत्री को, उनके मंत्री पुत्र को खैर क्या गिरफ्तार करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्री को तो ना हटाने पे मोदी की छवि खराब होगी। अगर आपने एक ऐसे मंत्री को रखा है तो ये नहीं है कि कैसे उनको आप लाए, आपने उसको कैसे बनाए रखा है। जब तक ये नहीं हटाए जाएंगे तब तक ये आंदोलन, जो वहां किसानों का आंदोलन जो उनको लग रहा है खत्म हो गया, उसकी 3-4 बड़ी मांग अभी और होने वाली है। उसमें पहला तो यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो, मंत्री महोदय भी उसके अंदर फंसे, मंत्री महोदय पे भी मामला मुकदमा दर्ज हो। तो ये जो मुद्दे हैं ये मोदी सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। योगी सरकार तो फंस ही गई इस पूरे मामले में। तो जाति जो संतुलन बनाने का मामला होता है, इसमें इस प्रकार के लोग आ जाते हैं, हर पार्टी में आ जाते हैं। समझ ये मुझे समझाइए कि एक जो भी दीपक शर्मा जो बात कह रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। जी जी जी, यानी पुलिस महकमा और तमाम सेंट्रल एजेंसीज, और उन्हीं के बेटे के बारे में के खिलाफ एफआईआर है क्रिमिनल मामले में, और वही जांच पड़ताल हो रही है। तो ये तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, वैसे भी उनको हटा देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कोई हैसियत होती है, ये शायद आपको लोगों को नहीं पता कि बहुत ज्यादा हैसियत होती नहीं है। हमारे बहुत जानने वाले रामलाल, ये जानते हैं रामलाल राही शायद उसी जिले के हैं, सिद्धार्थ जी, जिनके साथ हमारा काफी करीबी भी था, मैं उनके साथ काफी जगह गया भी। तो बहुत पावर नहीं होती इन लोगों की, गृह राज्य मंत्री जो होते हैं बहुत ताकत नहीं होती। अमित शाह के आगे कोई ताकत नहीं, सिर्फ संतुलन बनाए रखना, और उसके अलावा कोई मकसद नहीं था कि हम एक ब्राह्मण लाए, जैसे होता है कि एक हम पासी लाए, एक हम राजभर लाए, एक हम कुशवाहा लाए। उस गणित में इनका नाम आया, पर जो दबंगई इन्होंने दिखाई है तो इनको लगा कि शायद इस दबंगई के नाते ब्राह्मणों में वो फिर से उठाएंगे, इनकी आक्रामकता से ब्राह्मण वोट एक बार फिर हो सकता है गोलबंद हो जाए, पर ऐसा है नहीं। तो मुझे पॉलिटिकली इनकी कोई ताकत दिल्ली में नहीं नजर आती है। अपने लखीमपुर इलाके में हो सकता है कि माफिया और दादागिरी वाली ताकत हो, लेकिन दिल्ली में इनकी, आपने कभी इनका नाम पहले कभी किसी चर्चा में सुना? मैंने नहीं सुना। ये दीपक शर्मा जी बोल रहे थे कि उनका नाम जब आया तो वो जानते थे, लेकिन इनकी कोई प्रतिभा वो जानते थे, ये मुझे नहीं पता। ऐसी कोई प्रतिभा थी मंत्री बनाने लायक? जी, मैं उनकी प्रतिभा ही जानता था, इसलिए मैं मंत्री बनाने लायक, प्रतिभा जान के ही मैं चौंक गया। और दूसरी चीज ये है, मैं थोड़ा सा अमरीश जी बता दूं कि देखिए एकदम सही कह रहे हैं कि पावर तो अमित शाह के पास भी नहीं है। 1 से 11 नंबर तक बैटिंग मोदी जी करते हैं। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप गृह मंत्रालय में रहते हैं, बहुत सी कमेटियां, आपको एक्सेस मिल जाता है। हाँ, आईटी जो भी एक्सेस है आपका, सीबीआई में भले ही वो कार्मिक मंत्रालय के अंडर में, लेकिन सीबीआई के जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं, कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमएचए ही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो एक्सेस आपका है उससे आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम बहुत सेंसिटिव पद पर है, उस पद में इनको कितनी ताकत दी गई हो, तो ताकत पर तो हम अमित शाह के लिए उसको भी सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा कहना यह कि जरूर इनके अंदर एक कोई असाधारण प्रतिभा रही होगी, तभी तो केंद्र के कैबिनेट में इनका नाम आया। भाई इतने सारे मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं 303, तो उनमें से अगर इनको एक हीरे को चुना गया, कोई तो कोहिनूर हीरा ही होंगे, तभी तो इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कोई मामूली बात तो है नहीं, बड़े प्रतिभाशाली होंगे। हम आप शायद ना समझ पा रहे होंगे, तो हमारी आपकी प्रॉब्लम है। बट मुकेश जी, ये जो इसके बाद जो ये समझौता हुआ है, जो समझौता कहा जा रहा है, क्या इसके बाद किसानों का जो लखीमपुर के संदर्भ में जो आंदोलन खत्म हो जाएगा? और जो जी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ठंडा जरूर पड़ जाएगा। लेकिन एक दूसरी तरह से देखें तो इससे आंदोलन को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी, क्योंकि करनाल में
खट्टर सरकार को झुकाने में किसान कामयाब रहे थे अंततः, और अब यहाँ भी उनका आंदोलन जो मांगे थी मुख्य रूप से उनकी मान ली गई हैं, और अब ये पूरा दबाव पड़ेगा मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी का, जैसा सवाल आप उठा रहे थे। तो एक तो पहली बात यह है कि जिसे आप अयोग्यता बता रहे थे मोदी मंत्रिमंडल के लिए, वो दरअसल योग्यता है, और इस योग्यता वाले और भी मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। इसलिए हमें दूसरे तरह से इसको देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर ये इतनी नैतिक होती ये सरकारें, चाहे राज्य की या केंद्र की, तो जिस तरह का वीडियो आया था उनका, उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सोचिए अगर हम, आप या कोई तीसरा उस तरह की लाइनें बोलता कहीं, और तो क्या बच पाता? हमारे तो खिलाफ तुरंत हमें योगी दूसरे दिन उठा के अंदर कर देते, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और ये जो पूरी घटना हुई है दरअसल उस वीडियो के कारण ही हुई है। उन्होंने जिस भाषा का और जिस अंदाज में कहा, उसी की प्रतिक्रिया थी कि किसान और भी उत्तेजित हो गए थे, और भी ज्यादा वो आक्रोशित थे, और नतीजे में ये घटना हुई, जिसमें जाहिर है कि ये सारे एविडेंस हैं जो बता रहे थे दीपक जी कि वो वहां मौजूद था। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी कि था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है, पहली बात तो ये कि आपने जिन धाराओं के तहत एफआईआर की है उसके अनुसार आपकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। वो अभी तक उसकी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। तो इसमें आप योगी सरकार की मंशा को पढ़ सकते हैं। अभी गोरखपुर वाले मामले का भी जिक्र किया दीपक जी ने, वहां भी इसी तरह की स्थितियां हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जो मंत्रालय उनके पिताजी का है, जिस मंत्रालय में वो हैं, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मसला उठाया वो बहुत गंभीर मसला है कि जब उसी के पिताजी उस मंत्रालय में है तो क्या जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी। तो ये सवाल भी खड़ा होता है। तो ये कायदे से तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पूरा जोर इस पर होना चाहिए कि मंत्री और मंत्री के बेटे दोनों जाएं, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज एक बार तो हो गई है, उनको तो गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए, लेकिन इन मंत्री महोदय को न केवल कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि इनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए, इनके खिलाफ भी दंगा भड़काने की कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे आरोप है ये सीधा सीधा, तो ये नहीं हो रहा है। अलबत्ता जो आपका मूल प्रश्न था किसान आंदोलन का, मुझे लगता है कि इस घटना ने किसान आंदोलन को नई ताकत दे दी है, और उन इलाकों में जहां पर अभी उसकी पैठ नहीं थी, उस इलाके में भी वो पहुंच गए, और उन इलाकों से और दूसरे इलाकों में पहुंचने का एक बड़ा रास्ता खुल गया है। तो ये हौसला अफजाई हुई है। हालांकि ये बड़ी दुखद घटना है कि 4 किसान इस तरह से मारे जाएं, ये अफसोसनाक है, लेकिन ये बड़ा आंदोलन चलता है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आंदोलन को वो एक नई गति प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है कि ये लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो इसी तरह से इस आंदोलन के लिए काम करेगी। शुरू में आशुतोष जी आपने कहा कि यूपी पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, मुझे इस पर सख्त ऐतराज है। आप किस आधार पर उन्हें इससे प्रोफेशनल कह रहे थे? कौन सा अनुभव है? मैं भी इसका समर्थन करता हूँ लगातार। जी मुकेश जी, मैं दिल्ली की पुलिस, अगर व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा है, मैं दिल्ली की पुलिस को भी बहुत प्रोफेशनल मानता हूं। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग लाठीचार्ज करने गए थे, लाठी करने गए थे, उनको आज तक नहीं पकड़ पाई। देखिए कितनी प्रोफेशनल पुलिस हमारे यहाँ की। तो उसी तरीके की उत्तर प्रदेश की भी पुलिस है, इसको समझिए आप। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।